न्यूजीलैंड। बहुतों के लिए यह नाम मिडिल अर्थ की लहराती हरी पहाड़ियों या साउथ आइलैंड के बर्फीले सांस रोक देने वाले फ्योर्ड्स की छवियां जगाता है। यूनाइटेड किंगडम के लगभग समान भूभाग होने के बावजूद, लेकिन उसकी आबादी के 10वें हिस्से से भी कम लोगों के साथ यह द्वीपीय देश एक अछूता स्वर्ग प्रतीत होता है। लेकिन इस खूबसूरत दृश्य के पीछे एक चौंकाने वाली सच्चाई छिपी है। न्यूजीलैंड का 80% से अधिक हिस्सा पूरी तरह निर्जन है, जहां लाखों लोग कुछ चहल पहल वाले तटीय शहरों में सिमटे हुए हैं। वहीं आंतरिक क्षेत्र का विशाल भाग वास्तव में एक सच्चा नो मैन्स लैंड बना हुआ है। ऐसा क्यों है कि एक आधुनिक समृद्ध राष्ट्र जिसकी जलवायु समशीतोष्ण है, अपने इतने बड़े भूभाग को खाली छोड़ देता है? न्यूजीलैंड के लोगों ने ऐतिहासिक रूप से अपने ही देश के भीतर गहराई तक बसने से परहेज क्यों किया? आज हम उन अदृश्य बाधाओं का खुलासा करेंगे। हिंसक भूगर्भीय संरचना और मानव बसावट के देर से आगमन से लेकर आर्थिक अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं तक, जो न्यूजीलैंड को पृथ्वी के सबसे खाली देशों में से एक बनाती है। मुख्य कारण जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का 80% भाग निर्जन है, उसकी नाटकीय और कठोर स्थलाकृति है। यह देश सदर्न आल्प्स से परिभाषित होता है, जो एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो प्रशांत और ऑस्ट्रेलियाई टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बनी है। साउथ आइलैंड की यह रीढ़ एक ऊर्ध्वाधर परिदृश्य बनाती है जिसे विकसित करना लगभग असंभव है, जहां खड़ी ढलानें, स्थायी हिमनद और अस्थिर पत्थरीला भूभाग है। इसके अलावा ये पर्वत एक गंभीर वर्षा छाया प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, जहां पश्चिमी तट पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिससे घना और अभेद्य वर्षावन बनता है। वहीं पूर्वी भाग अक्सर शुष्क रह जाता है। पहाड़ों से परे नॉर्थ आइलैंड टाउपो ज्वालामुखी क्षेत्र से प्रभावित है, जो उच्च भूतापीय गतिविधि और अम्लीय मिट्टी वाला क्षेत्र है, जो बड़े पैमाने पर शहरी विस्तार के लिए उपयुक्त नहीं है। ये प्राकृतिक बाधाएं अधिकांश आबादी को छोटे छोटे तटीय हिस्सों में रहने को मजबूर करती हैं, जिससे आंतरिक विशाल भाग सुंदर लेकिन शत्रुतापूर्ण जंगल बना रहता है। अपनी दुर्गम चोटियों से आगे न्यूजीलैंड की चरम जलवायु और अलगाव भी इसकी भूमि को रहने योग्य नहीं बनाते। ये देश रोअरिंग 40 के सीधे मार्ग में स्थित है, जो शक्तिशाली पश्चिमी हवाओं का क्षेत्र है, जो साल भर द्वीपों को झकझोरता रहता है, जिससे ऊंचाई और तटीय जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह समुद्री जलवायु जीवन परिस्थितियों में तीव्र विरोधाभास पैदा करती है। पश्चिमी तट लगातार भारी तूफानों से भीगा रहता है, जबकि साउथ आइलैंड के आंतरिक बेसिन टेक्टोनिक अस्थिरता और अत्यधिक तापमान बदलाव का अनुभव करते हैं। इसके अलावा कई खाली क्षेत्रों की मिट्टी की गुणवत्ता आश्चर्यजनक रूप से खराब है। नॉर्थ आइलैंड के बड़े हिस्से टिफ़ा से ढके हैं, जो इतनी अम्लीय है कि बिना बड़े हस्तक्षेप के पारंपरिक कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये पर्यावरणीय कारक लगातार भूकंप और भूस्खलन के खतरे के साथ मिलकर एक प्राकृतिक निषेध क्षेत्र बनाते हैं, जिससे आबादी ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसे सुरक्षित समशीतोष्ण शहरी केंद्रों में सिमट जाती है। न्यूजीलैंड की खालीपन का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह पृथ्वी पर मानव बसावट के लिए अंतिम प्रमुख भूभागों में से एक था, जबकि अन्य महाद्वीपों के पास विस्तृत सभ्यताओं को विकसित करने के लिए हजारों साल थे। माओरी लोग केवल 13वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पहुंचे और यूरोपीय बसने वाले सैकड़ों साल बाद आए। इस छोटे ऐतिहासिक समय ने यह सुनिश्चित किया कि जब आधुनिक अवसंरचना विकसित होनी शुरू हुई, तब दुनिया पहले ही औद्योगिक युग की ओर बढ़ चुकी थी, जो ग्रामीण विस्तार के बजाय शहरी एकाग्रता को बढ़ावा देता था। परिदृश्य में धीरे धीरे गांवों के फैलाव के बजाय न्यूजीलैंड का विकास लीप फ्रॉग पैटर्न में हुआ। बसने वालों ने वैश्विक बाजारों से जुड़ने के लिए कुछ रणनीतिक बंदरगाह शहर स्थापित किए, जिससे विशाल कठिन आंतरिक भाग लगभग अछूता रह गया। परिणाम स्वरूप कभी भी इतनी ऐतिहासिक जनसंख्या दबाव नहीं बना कि इन जंगली दुर्गम क्षेत्रों को बसाया जा सके। न्यूजीलैंड की खालीपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी नीतियों और पर्यावरण संरक्षण का जानबूझकर परिणाम है। कई देशों के विपरीत, जिन्होंने आक्रामक भूमि निजीकरण अपनाया, न्यूजीलैंड सरकार लगभग 1/3 भूमि को सार्वजनिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में रखती है। संरक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित ये विशाल क्षेत्र, जिनमें 13 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, आवासीय और औद्योगिक विकास से सख्ती से सुरक्षित हैं, ताकि देश की अनूठी जैव विविधता और 100% शुद्ध वैश्विक छवि को संरक्षित किया जा सके। ये नीतियां विस्तार के लिए कानूनी बाधा उत्पन्न करती हैं। भले ही भूभाग समतल
स्थल क्यों न हो, इन क्षेत्रों में से कई मंत कानूनन आवास या खेती की अनुमति नहीं है। देशी वनों और कीवी जैसे लुप्तप्राय जीवों की रक्षा को प्राथमिकता देकर न्यूजीलैंड ने अपने विशाल भूभाग को उपनगर बनने के बजाय एक अभयारण्य बना दिया है। न्यूजीलैंड की आधुनिक जनसंख्या वितरण आर्थिक समूहकरण एग्लोमरेशन से अत्यधिक प्रभावित है, जहां व्यवसाय और सेवाएं दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ केंद्रों में इकट्ठा होती है। अपने विशाल ग्रामीण परिदृश्य के बावजूद न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे अधिक शहरीकृत देशों में से एक है, जहां 85% से अधिक लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं। अर्थव्यवस्था अब केवल पशुपालन पर आधारित न रहकर उच्च मूल्य, सेवाओं, तकनीक और शासन पर आधारित हो गई है, जो लगभग पूरी तरह ऑकलैंड और वेलिंगटन में केंद्रित है। ये शहर वे समूह लाभ प्रदान करते हैं जो खाली आंतरिक क्षेत्र नहीं दे सकता। गहरे श्रम बाजार, विशेष अवसंरचना और वैश्विक संपर्क। अधिकांश निवासियों के लिए देश के खाली 80% हिस्से में रहना, उच्च वेतन वाली नौकरियों, विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक सीमित पहुंच का मतलब है। परिणाम स्वरूप शहरी नौकरियों का चुंबकीय आकर्षण एक आत्म सुदृढ़ चक्र बनाता है। लोग काम के लिए शहरों में जाते हैं, जो बदले में और व्यवसायों को आकर्षित करता है, और दुर्गम बैक कंट्री एक सुंदर लेकिन आर्थिक रूप से शांत खालीपन बना रहता है। ये समझने के लिए कि न्यूजीलैंड क्यों अद्वितीय रूप से खाली है, इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या आइसलैंड जैसे अन्य कम आबादी वाले देशों से करना उपयोगी है। जहां ऑस्ट्रेलिया और कनाडा विशाल महाद्वीप है, जहां लाखों वर्ग किलोमीटर अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड के कारण रहने योग्य नहीं है, न्यूजीलैंड की खालीपन दूरी के बजाय ऊर्ध्वाधरता और दुर्गमता से परिभाषित होती है। ऑस्ट्रेलिया के विपरीत, जो एक समतल महाद्वीप है जहां लोग शुष्क आंतरिक भाग से बचने के लिए तट पर रहते हैं, न्यूजीलैंड की जनसंख्या पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा विभाजित है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जो आकार में लगभग समान है, 67 मिलियन से अधिक लोगों का घर है, जबकि न्यूजीलैंड केवल 5 मिलियन का समर्थन करता है। यह अंतर दर्शाता है कि न्यूजीलैंड में लोगों की कमी केवल आकार का मामला नहीं है, बल्कि युवा भूवैज्ञानिक आयु, दूरस्थ द्वीपीय अलगाव और जंगल को औद्योगिक विस्तार पर प्राथमिकता देने का सचेत विकल्प है। न्यूजीलैंड के आंतरिक खालीपन का एक कारण माओरी और यूरोपीय बसने वालों द्वारा साझा की गई गहरी समुद्री मानसिकता भी है। माओरी लोगों के लिए समुद्र जीवन का मुख्य स्रोत और प्रवास का राजमार्ग था। बाद में आए यूरोपीय बसने वालों के लिए तट उनके दूरस्थ मातृभूमि और वैश्विक बाजारों से जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम था। इसका परिणाम एक रिम ड्वेलिंग आबादी के रूप में हुआ है, जहां 75% से अधिक न्यूजीलैंड वासी तट से 10 किलोमीटर के भीतर रहते हैं। सांस्कृतिक रूप से कीवी जीवन शैली समुद्र तट, सर्फिंग और नौकायन से जुड़ी है, जबकि दुर्गम आंतरिक भाग को मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखा जाता है, स्कीइंग, हाइकिंग या शिकार के लिए मौसमी स्थान के रूप में, न कि स्थायी जीवन बसाने के लिए। न्यूजीलैंड की भौगोलिक खंडितता, जिसमें ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और गहरे हिमनदीय फ्योर्ड शामिल हैं, राष्ट्रीय विकास के लिए एक आर्थिक परीक्षा प्रस्तुत करती है। ऐसे अस्थिर भूभाग में राजमार्ग, रेल मार्ग और बिजली ग्रिड जैसी आवश्यक सेवाओं का निर्माण और रखरखाव अत्यंत महंगा है। देखने के लिए धन्यवाद। तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।